स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मैथवर्स MBA MCA, जहाँ पे मैं अपलोड करती हूँ फॉर BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc मैथमेटिक्स, MBA और MCA के स्टूडेंट्स के लिए ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेटरिक सब्जेक्ट्स की वीडियोस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस आपको ज़रूर करना है, सो दैट जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के दो टेक्निक्स होते हैं। पहला होता है CPM यानी कि क्रिटिकल पाथ मेथड, और सेकंड टेक्निक होती है PERT यानी कि प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं PERT टेक्निक को, और आज के इस एग्जाम्पल में मैं 4 टॉपिक कवर करने वाली हूँ। पहला टॉपिक रहेगा अपना, यहाँ पे हम देखेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द प्रोजेक्ट नेटवर्क। सेकंड टॉपिक रहेगा हाउ टू फाइंड द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी। थर्ड, यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे हाउ टू फाइंड द क्रिटिकल पाथ एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। और फोर्थ टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन व्हेन सर्टेन ड्यूरेशन इज गिवन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, CPM और PERT में। देखिए डिफरेंस क्या रहेगा। CPM में क्या होता है, एक्टिविटीज टाइमिंग्स आर डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर। देखिए यहाँ पे CPM में क्या होता है, हर एक एक्टिविटी का वहाँ पे स्पेसिफिक टाइम दिया रहता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए PERT में क्या है, PERT यानी कि प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्टली आपको ड्यूरेशन दिया नहीं रहेगा हर एक एक्टिविटी का। यहाँ पे क्या रहेगा, ईच एक्टिविटी विल हैव 3 टाइम एस्टिमेट्स। पहला रहेगा ऑप्टिमिस्टिक टाइम, दूसरा रहेगा मोस्ट लाइकली टाइम एंड थर्ड रहेगा पेसिमिस्टिक टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पे 3 टाइम ड्यूरेशन दिए रहेंगे। अभी देखिए हम देखेंगे आज PERT का एग्जाम्पल। PERT यानी कि प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल समराइजिंग द डिटेल्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक्टिविटीज़ दिए हैं A से लेके J तक। उसके बाद में दिया है यहाँ पे प्रीडिसेसर, हर एक एक्टिविटी का यहाँ पे दिया हुआ है प्रीडिसेसर यानी कि जब तक ये प्रीडिसेसर एक्टिविटी खत्म नहीं हो जाती तब तक ये नई वाली एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी, यानी कि प्रीडिसेसर का एंडिंग पॉइंट इस एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है प्रीडिसेसर। और देखिए ड्यूरेशन दिया है वीक्स में, और यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे ड्यूरेशन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक। और देखिए यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला है, कंस्ट्रक्ट द प्रोजेक्ट नेटवर्क। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, नेटवर्क डायग्राम निकालना है। सेकंड पार्ट देखिए, फाइंड द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी। देन थर्ड पार्ट बोला है फाइंड द क्रिटिकल पाथ एंड एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। और लास्ट वाला देखिए क्या है क्वेश्चन, What is the probability of completing the project on or before 22 weeks? तो यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक हमें यहाँ पे 22 वीक्स का टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, और हमें प्रोबेबिलिटी पूछे कि कितने ड्यूरेशन में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए ये जो एग्जांपल है आज हम देखेंगे बाय यूजिंग द PERT टेक्निक। अभी देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट द प्रोजेक्ट नेटवर्क। देखिए जब भी हम प्रोजेक्ट नेटवर्क निकालते हैं यहाँ पे एक्टिविटी तो दिया है, लेकिन ड्यूरेशन यहाँ पे 3 पार्ट्स में दिया है, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ड्यूरेशन दिया है उसका मीन निकालना पड़ेगा। फिर वो मीन ड्यूरेशन क्या रहेगा, हर एक एक्टिविटी का ड्यूरेशन हम वहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे मीन निकालना पड़ेगा टू ड्रॉ द प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम। तो देखिए सेकंड पार्ट जो था, पहला पार्ट हम बाद में निकाल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें नेटवर्क डायग्राम निकालना है, और नेटवर्क डायग्राम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हर एक एक्टिविटी का ड्यूरेशन चाहिए होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले मीन निकालेंगे। तो देखिए क्या, ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी। अभी देखिए मीन निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला कैसे रहेगा, मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं TE से, TE यानी कि एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन। तो देखिए उसका फार्मूला क्या रहेगा, TE इज इक्वल टू ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम इंटू मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6।
ये क्या रहेगा, आपको मीन ड्यूरेशन निकालने का फॉर्मूला है। और उसके बाद में हमें निकालना है वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का फॉर्मूला देखिए क्या रहेगा, TP यानी कि पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6 और होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो हमें हर एक एक्टिविटी के लिए क्या निकालना है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन निकालना है और वेरिएंस निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला एक्टिविटी क्या रहेगा अपना, एक्टिविटी ए। अभी एक्टिविटी ए के लिए क्या निकालेंगे हम, मीन ड्यूरेशन निकालेंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या रहेगा, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ए ड्यूरेशन का देखिए ऑप्टिमिस्टिक टाइम कितना है उसका 5 प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली टाइम क्या है, देखिए मोस्ट लाइकली टाइम क्या है उसका, एक्टिविटी ए का 6 प्लस पेसिमिस्टिक टाइम कितना है एक्टिविटी ए का 7 डिवाइडेड बाय 6। तो देखिए कितना आ जाएगा, 5 प्लस 24 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 6। तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि 6। तो ये आ गया मीन टाइम फॉर एक्टिविटी ए। इसी तरीके से हमें निकालना है फॉर एक्टिविटी बी। देखिए एक्टिविटी बी का कैसे निकालेंगे, ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या है एक्टिविटी बी का, यहाँ पे देखिए एक्टिविटी बी का ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या है 1। तो कैसे लिखेंगे इसको, 1 प्लस 4 इंटू उसका मोस्ट लाइकली टाइम कितना है 3 प्लस पेसिमिस्टिक टाइम फॉर एक्टिविटी बी कितना है 5 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा ये 6। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 12 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमें क्या करना है, हर एक एक्टिविटी के लिए क्या निकालना है, यहाँ पे मीन निकालना है। यहाँ पे हमने एक्टिविटी ए के लिए निकाल लिया जो कि आया 6, उसके बाद में निकाला हमने एक्टिविटी बी का, वो कितना आ गया 3। तो इस तरीके से हमें क्या निकालना, हर एक एक्टिविटी के लिए हमें मीन टाइम निकालना है। अभी देखिए उसके बाद में क्या करना है, हर एक एक्टिविटी के लिए हमें क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला देखिए क्या है, अभी पहले एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए वेरिएंस ऑफ एक्टिविटी ए, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, देखिए सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे रहेगा, TP पेसिमिस्टिक टाइम क्या है एक्टिविटी ए का 7 माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एक्टिविटी ए का ऑप्टिमिस्टिक टाइम कितना है 5 डिवाइडेड बाय 6 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 2/6 होल ब्रैकेट स्क्वायर। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा ये 0.11। सेम तरीके से हमें निकालना है फॉर एक्टिविटी बी। उसका कैसे देखिए पेसिमिस्टिक टाइम ऑफ एक्टिविटी बी का पेसिमिस्टिक टाइम कितना है 5 माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम, देखिए ऑप्टिमिस्टिक टाइम कितना है 1 डिवाइडेड बाय 6 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 4 डिवाइडेड बाय 6 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो अगर इसको कैलकुलेट करते तो ये कितना आ जाएगा 0.44। तो देखिए इस तरीके से हमें क्या करना है, हर एक एक्टिविटी का मीन निकाला। यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल आपको मतलब 2 एक्टिविटी के लिए निकाल के दिया है। तो सेम तरीके से हमें ये वाले फार्मूलेस यूज़ करके हमें हर एक एक्टिविटी का क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन निकालना है और वेरिएंस निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा टेबल कैसे बनेगा, अभी कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी। तो देखिए यहाँ पे एक्टिविटी दिया था, हर एक एक्टिविटी के लिए दिया था ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली टाइम। यहाँ पे तीनों टाइप ड्यूरेशन दिए थे। उसके बाद में हमने क्या निकाला, हर एक एक्टिविटी के लिए नया मीन ड्यूरेशन। देखिए यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू निकाला है हमने और हर एक एक्टिविटी के लिए निकाला हमने वेरिएंस। ठीक है, तो इस तरीके से अपना टेबल अभी बन जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या है, टेक मीन एज द एक्टिविटी ड्यूरेशन। अभी देखिए ये जो ड्यूरेशन हमने निकाला है, ये ड्यूरेशन हम क्या ले सकते हैं, हर एक एक्टिविटी का ड्यूरेशन ले सकते हैं।
ठीक है। अभी देखिए नेटवर्क डायग्राम कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है। तो नेटवर्क डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। बहुत इजी तरीके से मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, हम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए क्या दिया है एग्जाम्पल में। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए ए, बी और सी, ये जो तीनों एक्टिविटीज़ है उनके प्रीडिसेसर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो ये जो तीनों एक्टिविटीज़ है ये कॉनकरेंट एक्टिविटीज़ रहेंगी, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली स्टार्ट होंगी। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, ये अभी देखिए। ये हो जाएगा अपना एक्टिविटी ए, ये हो जाएगा एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी। देखो ये स्टार्टिंग एक ही नोड से निकल रही है एक्टिविटीज़ और उनका कोई भी प्रीडिसेसर नहीं है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया एक्टिविटी ए, बी और सी। अभी नेक्स्ट देखिए क्या है, एक्टिविटी डी। एक्टिविटी डी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्टिविटी ए से। अब जब हम नेक्स्ट एक्टिविटी निकालते हैं तो वो हमें आगे भी देखना है कि वो जो एक्टिविटी है किसी नेक्स्ट एक्टिविटी का प्रीडिसेसर है क्या। आप देखिए यहाँ पे आगे भी आपको डी दिखाई देगा। डी क्या है, प्रीडिसेसर ऑफ एक्टिविटी आई। तो यहाँ पे भी आगे भी हमें वो चेक करते जाना है, ठीक है। तो चलिए अभी क्या नेक्स्ट निकालना है हमें, एक्टिविटी ए कहाँ से स्टार्ट होगा, एक्टिविटी डी का प्रीडिसेसर क्या है, एक्टिविटी ए। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए ए से निकल रहा है तो ये आ गया अपना एक्टिविटी डी, ठीक है। अभी देखिए ए हो गया, बी, सी, डी। अभी नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी कौन सी है, ई। ई कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे बी एंड होता है। लेकिन हमें और एक स्टेप आगे देखनी है कि ई और किसी एक्टिविटी का प्रीडिसेसर है क्या। आप देखिए यहाँ पे ई इज अ प्रीडिसेसर ऑफ एक्टिविटी एच, और ई एक्टिविटी जो है वो एफ के साथ एंड हो रही है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। अभी देखिए हमें क्या निकालना है, एक्टिविटी ई। ई स्टार्ट्स फ्रॉम बी, तो ये हम निकालेंगे यहाँ पे एक्टिविटी ई। ई स्टार्ट्स विथ एक्टिविटी बी, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए ई हो गया। अभी आप देख सकते हो कि एफ जो है वो सी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए सी से दो एक्टिविटीज़ निकलने वाली है, एक एफ है और एक जी है। अगर हम पहले एफ निकालते हैं तो आगे देखिए एफ है क्या कहीं पे, एफ किसी का प्रीडिसेसर है क्या, हाँ एक्टिविटी एच का प्रीडिसेसर है, ठीक है। तो और एफ जो है वो ई के साथ एंड हो रहा है, यानी कि देखिए यहाँ पे सी से दो एक्टिविटीज़ निकलेंगे एफ और जी, और एफ एंड होगा विथ एक्टिविटी ई। अभी देखिए हमने डी निकाल लिया, बी एक्टिविटी से स्टार्ट किया एक्टिविटी ई। यहाँ पे देखिए बी से स्टार्ट हुआ एक्टिविटी ई। अभी नेक्स्ट देखिए सी से दो एक्टिविटीज निकल रही है, एक एफ है और दूसरा जी है। ई से ई के साथ एंड हो रहा है, ठीक है। तो सी से दो एक्टिविटीज निकलेंगे एफ और जी। एफ एंड्स विथ एक्टिविटी ई, तो ये हो जाएगा अपना एफ, और यहाँ पे दूसरा एक्टिविटी होगा जी जो कि सी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सी से दो एक्टिविटीज निकल गया, एक एफ और जी। अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, एच। एच एक्टिविटी कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे ई और एफ एंड होता है, और आगे भी देखिए एच और जी जो है वो एक ही पॉइंट पे खत्म होता है, ठीक है। यानी कि ई एफ से एक्टिविटी निकल रही है एच, और एच एंड्स विद एक्टिविटी जी। तो देखिए ई एफ से स्टार्ट हो रहा है और जी पे खत्म हो रहा है एक्टिविटी एच। अभी नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी डी से कौन सा एक्टिविटी निकल रहा है, एक्टिविटी आई।
तो ये हो गया अपना एक्टिविटी I। और लास्ट में देखिए H और G जहाँ पे एंड होता है वहाँ से निकल रहा है एक्टिविटी J। अभी आगे आप देख सकते हो कि J किसी का भी प्रीडिसेसर नहीं है, यानी कि J क्या हो जाएगा यहाँ पे एंडिंग एक्टिविटी होगी। ठीक है, तो H और G से क्या स्टार्ट होगा, J। देखिए H और G यहाँ पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या स्टार्ट होगा अभी, J। तो इस तरीके से ये हो गया अपना नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए हर एक डायग्राम का यहाँ पे ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन कहाँ से लिखेंगे, ये देखिए हमने यहाँ पे मीन ड्यूरेशन निकाला था हर एक एक्टिविटी का। यहाँ पे हमने फार्मूला भी यूज़ किया था मीन ड्यूरेशन निकालने के लिए और वेरिएंस निकालने के लिए। तो ये जो हर एक एक्टिविटी का मीन ड्यूरेशन है वो अभी हम इस डायग्राम में लिखेंगे। देखिए ए का कितना ड्यूरेशन है, 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। बी का कितना है, 3, तो ये आ जाएगा बी का ड्यूरेशन 3। सी का कितना है, 4, सी का कितना है 4। डी का कितना है 2, ई का है 3, एफ का है 5, जी का कितना है 3। हर एक नोड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर दे देंगे। तो ये रहा अपना नोड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये आ गया अपना नोड 8। तो इस तरीके से ये हो गया अपना नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, हमें फॉरवर्ड पास जाना है। फॉरवर्ड पास जाना है तो वहाँ पे हर एक नोड के लिए हमें क्या निकालना है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम। यहाँ पे हर एक नोड के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स बना के लेते हैं ऐसे। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जब निकालते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड पास बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद में निकालना हमें लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम। वो कब निकालेंगे, जब हम बैकवर्ड पास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला देखिए, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी, जे क्या रहेगी एंडिंग एक्टिविटी, आई क्या रहेगी स्टार्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, फॉरवर्ड पास के लिए ये फार्मूला किसके लिए है, फॉरवर्ड पास के लिए। फॉरवर्ड पास में देखिए क्या रहेगा फार्मूला, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी, और ड्यूरेशन कौन सा रहेगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी प्लस DIJ। DIJ क्या रिप्रेजेंट करता है, ड्यूरेशन। ठीक है, तो वहाँ पे जो मैक्सिमम ड्यूरेशन रहेगा वो हमें सिलेक्ट करना है। कब सिलेक्ट करना है, जब हम फॉरवर्ड पास निकालेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए क्या है, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ जे लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी माइनस ड्यूरेशन। तो ये क्या रहेगा, ये फार्मूला हम कब यूज़ करेंगे, जब हमें बैकवर्ड पास निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम, देखिए ध्यान में रखना है कि जब हम फॉरवर्ड पास निकालेंगे तब हमें मैक्सिमम ड्यूरेशन लेना है, और जब हम बैकवर्ड पास लेते हैं तब हमें मिनिमम ड्यूरेशन लेना है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, अभी हमें जाना है, ये देखिए 1 क्या है अपना स्टार्टिंग नोड और 8 क्या है अपना एंडिंग नोड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, देखिए ये नीचे वाला बॉक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है ES यानी कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और ऊपर वाला बॉक्स रिप्रेजेंट करता है लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम। तो देखिए जब हम फॉरवर्ड पास निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें स्टार्टिंग नोड से लेके एंडिंग नोड तक निकाल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो रहता है अपना ड्यूरेशन, तो स्टार्टिंग में जो पहला नोड रहेगा उसका जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होता है वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ये वाला स्टेप आपको ध्यान में रखना है। अभी देखिए जब हम ES निकालते हैं तो उसमें क्या करना रहता है, अभी देखिए नेक्स्ट नोड क्या रहेगा अपना 2। तो 2 के लिए हमें क्या निकालना है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, 2 क्या है एंडिंग नोड, स्टार्टिंग नोड क्या है 1,
तो नोड 1 का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन, तो वो क्या हो जाएगा, नोड 2 का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। देखिए एकदम सिंपल भाषा में बोल रही हूँ, इसका ES प्लस ड्यूरेशन कितना आ जाएगा 6। अभी यहाँ पे देखिए 4 के लिए प्रीवियस नोड कौन सा हो जाएगा 1, तो उसका ES कितना है 0, 0 प्लस 4, 4 क्या है 1 to 4 एक्टिविटी का ड्यूरेशन, तो 0 प्लस 4 कितना हो गया 4। अभी देखिए एक्टिविटी 3 के लिए निकालते हैं, 0 प्लस 3 कितना आ जाएगा 3। अभी देखिए नेक्स्ट नोड क्या है 5। अभी देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन कितना था 6 और ये ड्यूरेशन कितना 2, तो 6 प्लस 2 कितना आ जाएगा 8। अभी यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहे हैं हम, फॉरवर्ड पास ले रहे, तो फॉरवर्ड पास में क्या लेते हैं मैक्सिमम ड्यूरेशन। अभी आप यहाँ पे देखिए नोड 6 जो है वहाँ पे 2 एरोज आ रही है, तो यहाँ पे देखिए नोड 6 के लिए प्रीवियस नोड कौन से है 3 और 4, तो यहाँ पे कैसे सिलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे प्रीवियस नोड का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना है 3, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। और अगर इस नोड के लिए देखते हैं, प्रीवियस नोड अगर हम 4 कंसिडर करते हैं 6 के लिए, तो 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9, यानी कि यहाँ पे आ रहा है ड्यूरेशन 6 और यहाँ पे आ रहा है ड्यूरेशन 9, तो हम क्या सिलेक्ट करते हैं मैक्सिमम ड्यूरेशन, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या आ जाएगा 9। ठीक है, अभी इस नोड के लिए भी देखिए यहाँ पे भी 2 एरोज मिल रही है 7 के लिए, तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस नोड अगर 6 लेते तो 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, और अगर प्रीवियस 7 के लिए प्रीवियस नोड अगर 4 लेते तो देखिए 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे 7 आ रहा है और यहाँ पे 14 आ रहा है, तो हम कौन सा ड्यूरेशन लेंगे मैक्सिमम ड्यूरेशन लेंगे, तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, अभी नोड देखिए नेक्स्ट नोड क्या है 8, यहाँ पे भी 2 एरोज मिल रही है, तो इस नोड के लिए अगर प्रीवियस नोड हम 5 कंसिडर करते हैं तो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना 8, 8 प्लस 5 कितना 13 आ जाएगा। अगर इस नोड के लिए प्रीवियस नोड अगर हम ये कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे देखिए 14 प्लस 3 कितना आ जाएगा 17, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 13 और यहाँ पे कितना आ रहा है 17, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन कौन सा है 17, तो हम यहाँ पे लेंगे 17। तो इस तरीके से ये क्या हो गया अपना फॉरवर्ड पास। ठीक है, अभी हम निकालेंगे बैकवर्ड पास। तो बैकवर्ड पास में देखिए क्या होता है, जो टाइम होता है वही उसका लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम होता है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ये 17 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए कौन से नोड के लिए निकालते हैं हम 7 के लिए निकालते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, मिनिमम ऑफ जे क्या है एंडिंग एक्टिविटी, LCJ यानी कि एंडिंग एक्टिविटी का लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम माइनस ड्यूरेशन। देखिए जब हम अभी LC निकालेंगे तो हमें LC वाला पार्ट लेना है, यानी कि ये जो ऊपर वाला पार्ट रहेगा ना बॉक्स का उसको कंसिडर करना है। तो देखिए 17 माइनस 3 कितना हो जाएगा 14। अभी यहाँ पे देखिए ऊपर वाला पार्ट करना है, हाँ LC माइनस ड्यूरेशन करना है हमें, तो 17 माइनस 5 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अभी इसके लिए निकालते हैं, देखिए इसका LC कितना है 14 और ड्यूरेशन कितना है 5, 14 माइनस 5 कितना 9। ठीक है, अभी कौन से नोड के लिए निकालते हैं, चलिए नोड 4 के लिए निकालते हैं। अभी देखिए नोड 4 को अगर देखते हैं तो यहाँ पे 2 एरोज निकल रहे हैं। ठीक है, अगर ये वाला हम कंसिडर करते हैं तो देखिए इसका LC कितना है 9, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4, और अगर ये कंसिडर करते हैं तो इसका LC कितना है देखिए 14, 14 माइनस 3 कितना हो जाएगा 11। अगर ये वाला कंसिडर करते हैं नोड तो यहाँ पे आ रहा है 9, और अगर ये वाला नोड कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है 11। और यहाँ पे क्या देखा है, जब हम LC निकालते हैं बैकवर्ड पास निकालते हैं तो हमें क्या लेना है मिनिमम ड्यूरेशन। यहाँ पे मिल रहा है 11 और यहाँ पे मिल रहा है कितना 9 माइनस 5 यानी कि यहाँ पे मिल रहा है 4, तो मिनिमम कौन सा है 11 या 4 मिनिमम है, तो हम यहाँ पे लेंगे
4। ठीक है, ये हो गया नोड 4 के लिए। अभी कौन से नोड के लिए निकालते हैं हम? नोड 2 के लिए। तो देखिए एलसी कितना है? 12, 12 माइनस 2, एलसी माइनस ड्यूरेशन कितना हो जाएगा? 10। अभी देखिए लास्ट नोड बचा है अपने पास, नोड 1। देखिए नोड 1 से कितने एरोज है? 1 2 3। अभी यहाँ पे 3 अलग अलग केस देखने पड़ेंगे। तो देखिए एलसी कंसिडर करना है ना हमें। 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अरे अपना ये निकालना बाकी रह गया था, रुको पहले हम क्या करते हैं, नोड 3 के लिए निकालते हैं। तो देखिए 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना 6। ठीक है, चलिए अब निकालना पड़ेगा नोड 1 के लिए। तो 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 4। 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 3। और 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 0। मतलब यहाँ पे मिल रहा है 4, यहाँ पे मिल रहा है 3 और यहाँ पे मिल रहा है 0। तो मिनिमम ड्यूरेशन कौन सा है? 0। तो हम यहाँ पे लेंगे 0। क्या हर एक नोड के लिए हमने क्या लिया, क्या निकाला? यहाँ पे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकाला और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम निकाला। तो इस तरीके से हो गया अपना ये प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, देखिए हमें अलग अलग यहाँ पे 3 कंडीशंस चेक करने हैं। अगर ये तीनों कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल होगी, वो क्या रहेगा? अपना नेटवर्क पाथ रहेगा। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग 3 कंडीशंस क्या है। पहला कंडीशन क्या रहेगा? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ स्टार्टिंग नोड इज इक्वल टू लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ स्टार्टिंग नोड। सेकंड कंडीशन क्या रहेगा? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एंडिंग नोड इज इक्वल टू लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ एंडिंग नोड। और देखिए लास्ट कंडीशन क्या रहेगी? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एंडिंग नोड माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ स्टार्टिंग नोड इज इक्वल टू लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ एंडिंग नोड माइनस लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ स्टार्टिंग नोड इज इक्वल टू कितना रहेगा? वो ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, देखिए ये जो थर्ड कंडीशन है, ये पहला कंडीशन तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिस नोड का ई एस इज इक्वल टू एल सी रहेगा वो नेटवर्क पाथ में वो नोड आएगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन से वो रिप्रेजेंट कर रही है। देखिए जैसे कि अपना ये नेटवर्क डायग्राम देखिए, ऐसे कौन से नोड है जहाँ पे एल सी और ई एस सेम है। यहाँ पे देखिए नोड 1 जो है उसका एल सी और ई एस सेम है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए कहाँ पे है? नोड 2 का तो नहीं है, नोड 3 का भी नहीं है, नोड 4 का देखिए एल सी और ई एस सेम है, नोड 6 का भी एल सी और ई एस सेम वैल्यूज़ है, नोड 5 का नहीं है। नोड 7 का अगर आप देखते हो तो वहाँ पे ई एस और एल सी की वैल्यू क्या है? सेम है। और नोड 8 जो है उसका भी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम सेम है। यानी कि यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट और सेकंड जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। अभी हम क्या चेक करेंगे? थर्ड कंडीशन चेक करेंगे। देखिए अगर इस नोड का चेक करते हैं हम, इस एक्टिविटी का 1 to 4, तो यहाँ पे देखिए इसका ई एस कितना है? 4, इसका ई एस कितना है? 0। 4 माइनस 0 कितना आना चाहिए? 4। तो यहाँ पे भी वो कंडीशन फुलफिल हो रही है। यहाँ पे हमें चेक करना है, देखिए ई एस 9, इसका ई एस कितना है? 4, तो कितना आ जाएगा? 5। तो बराबर देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है ड्यूरेशन? 5। तो देखिए ये एक तरीका होता है क्रिटिकल पाथ निकालने का। और दूसरा तरीका क्या है? यहाँ पे देखिए नोड 1 से लेके नोड 8 तक जितने भी पाथ आते हैं वो सब पाथ आपको लिख के लेने हैं। जैसे कि नोड 1 to 2, 2 to 5, 5 to 8। दूसरा पाथ कौन सा है यहाँ पे? 1 to 3, 3 to 6, 6 to 7, 7 to 8। या फिर 1 to 4, 4 to 6, 6 to 7, 7 to 8। या फिर लास्ट पाथ यहाँ पे रहेगा 1 to 4, 4 to 7 और 7 to 8। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कितने पाथ मिल रहे हैं? 4 पाथ्स मिल रहे हैं फ्रॉम नोड 1 to नोड 8। तो जिस भी पाथ का ड्यूरेशन मैक्सिमम रहेगा वो क्या रहेगा? अपना क्रिटिकल पाथ रहेगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है द लॉन्गेस्ट पाथ इन द नेटवर्क। तो देखिए यहाँ पे जिसका ये तीनों जो कंडीशंस फुलफिल हो रही है, ई एस आई इज इक्वल टू एल सी आई, ई एस जे इज इक्वल टू एल सी जे, जे क्या है? एंडिंग एक्टिविटी। और ये थर्ड कंडीशन जहाँ पे भी फुलफिल हो रही है वो नेटवर्क पाथ कौन सा आ रहा है अपना? अभी देखिए उस पाथ को हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। तो देखिए 1 to 4,
4 to 6, 6 to 7 और 7 to 8। तो ये क्या हो गया अपना लॉन्गेस्ट पाथ इन द प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम, लॉन्गेस्ट पाथ। तो देखिए यहाँ लॉन्गेस्ट पाथ में कौन कौन से नोड आ रहे हैं, 1 to 4, 6, 7 to 8 और उसका ड्यूरेशन देखिए कितना, 1 to 4 का कितना है 4 प्लस 4 to 6 का ड्यूरेशन कितना है 5 प्लस 6 to 7 का कितना है 5 प्लस 6 to 7 का हो गया। अभी 7 to 8 का ड्यूरेशन कितना है 3। तो अगर हम टोटल इसको कैलकुलेट करते तो कितना हो जाएगा 17 वीक। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, is the expected project completion time। ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट हमको निकालने के लिए बोला था प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम, वो कंप्लीट हो गया। सेकंड था एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी। नेटवर्क डायग्राम निकालने से पहले हमने ये निकाला था एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड वेरिएंस। उसके बाद में फिर हमने निकाला फाइंड द क्रिटिकल पाथ एंड एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, जो कि अपना कितना आ गया यहाँ पे 17 वीक। ठीक है, अभी लास्ट वाला पार्ट हमें निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन और बिफोर 22 वीक्स। अभी देखिए जो अपना नेटवर्क डायग्राम है उसमें क्रिटिकल पाथ कौन सा आया, 1 to 4, 4 to 6, 6 to 7 और 7 to 8। ठीक है, उसमें कौन कौन से एक्टिविटीज आ रही है, एक्टिविटी सी, एक्टिविटी एफ, एक्टिविटी एच और जे, सी एफ एच जे। तो हमने ये जो कैलकुलेशन किया था हम वहाँ पे क्या कर लेते हैं, उसको मार्क कर लेते हैं, सी एफ एच और जे। और जो एक्टिविटीज क्रिटिकल पाथ में आया है उसका भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मीन और वेरिएंस सिलेक्ट कर लेते हैं। एक्टिविटी सी का मीन कितना था 4 और वेरिएंस 1, एफ का 5 और 1.78, एच का यहाँ पे है 5 और उसका वेरिएंस 1 और एक्टिविटी जे उसका मीन ड्यूरेशन रहेगा 3 और वेरिएंस 1.00। ठीक है, ये कौन से एक्टिविटीज़ है जो नेटवर्क क्रिटिकल पाथ में आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में अभी हमें क्या निकालना है, ये निकालना है अपने को, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन और बिफोर 22 वीक्स। क्रिटिकल पाथ में आ रहे थे वो एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पे लिख के लिए, जैसे कि सी एफ एच और जे, उनका यहाँ पे क्या लिखा, मीन ड्यूरेशन लिखा और वेरिएंस निकाला। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट किया है, जो जितने भी वेरिएंस थे क्रिटिकल पाथ में आने वाले एक्टिविटीज़ के, उनके वेरिएंस का हमने क्या किया, यहाँ पे एडिशन किया। तो वो कितना आ रहा है 4.78 और अगर मीन निकालते हैं तो मीन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 17 वीक्स। ठीक है, क्रिटिकल पाथ में आने वाले एक्टिविटीज़ का मीन रहेगा 17 वीक और उसका वेरिएंस रहेगा 4.78। तो देखिए आगे क्या है, 4.78 is the sum of the variance of all the activities on the critical path. Now we have to apply one formula in order to find out the probability of completing the project on or before 22 weeks. अभी देखिए इसके लिए फार्मूला क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। ठीक है, और x की जो वैल्यू रहेगी उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, ऑन और बिफोर 22 वीक्स, यानी कि x की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 22 वीक्स। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे हमने क्या निकाला था, ये क्या था, वेरिएंस था। ठीक है, यानी कि सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 4.78, लेकिन यहाँ पे हमें क्या लेना है, सिग्मा स्क्वायर नहीं लेना है, हमें यहाँ पे लेना है सिर्फ सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो x क्या है 22, म्यू क्या है, यानी कि म्यू क्या रिप्रेजेंट करता है
मीन ड्यूरेशन, तो अपना मतलब जो क्रिटिकल पाथ था उसका मीन ड्यूरेशन हमने कितना निकाला है, यहाँ पे देखिए 17। तो x की वैल्यू आ जाएगी 22, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 17, और जो सिग्मा है, ये सिग्मा कैसे निकालेंगे, देखिए जो भी क्रिटिकल पाथ में आने वाले एक्टिविटीज़ थे उनका वेरिएंस था 4.78, तो ये क्या था, सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा कैसे आ जाएगा, इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, रूट निकालना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम 4.78 का रूट निकालते हो तो कितना आ जाएगा, 2.19 वीक्स। तो वही हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया है। एक्स क्या है 22, म्यू क्या है आ गया 17, और सिग्मा कितना आ जाएगा 2.19। तो अगर हम इसको जेड लिखते हैं, इस वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, जेड इज लेस देन और इक्वल टू 2.28। तो हम अगर इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं इस वैल्यू को 2.28, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.9887। तो ये क्या हो जाएगी, टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम ऑन और बिफोर 22 वीक्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.9887। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 22 वीक्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.9887। अगर उसको परसेंटेज में निकालते हैं तो कितना आ जाएगा परसेंटेज, 98.87। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन और बिफोर 22 वीक्स इज 98.87%। ठीक है, और आपको एक बात बता तो देखिए ये जो वैल्यू थी 2.28, तो इस वैल्यू को हम कैसे देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। देखिए ये जो 2.28 है उसको आपको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला पार्ट रहेगा आपको 2.2 और दूसरा पार्ट रहेगा 0.08। तो 2.2 जो रहेगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपको कैसे देखना है, 2.2 आपको लेफ्ट साइड में देखना है। ठीक है, और 0.08 ये ऊपर वाले साइड में देखना है। तो इन दोनों पॉइंट्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा वो कितना आ जाएगा आपका 0.9887। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, इस तरीके से फिर आज हमने देखा कि किस तरीके से बाय यूजिंग द PERT टेक्निक हम कैसे निकाल सकते हैं प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम। फिर एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ऑफ वेरिएंस कैसे निकालना वो देखा, और उसके बाद में फिर हमने निकाला क्रिटिकल पाथ एंड एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, और लास्ट में हमने देखा कि अगर कोई मतलब ड्यूरेशन दिया है तो उसके बेसिस पे हमें प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है। ठीक है, आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।